वो मैं भेजूंगा ही नहीं। भेज दो। चलो भाई, तो आज हम लोग बेसिकली सिर्फ दो टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हाउ द रेवोल्यूशनरी tried hard to evoke this national feeling of nationalism in फ्रेंच पीपल। और दूसरा हम पढ़ेंगे नेपोलियन कोड, ठीक है ना। ये हो जाएगा तब हम आगे देखेंगे क्या करना है। आप ध्यान से सुनो। ये फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में कहां से शुरू हुआ, पहला लड़ाई कह सकते हैं आप नेशनलिज्म के लिए, नेशनल स्टेट बनाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए। अगर कहीं लड़ाई पहली शुरू हुई थी तो वो फ्रांस में हुई थी। 1789 में क्लास 9 में पढ़ा था हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन। जेल वाली। हाँ, बैस्टिल जेल, बिल्कुल सही। नाउ उसके बाद 1789 के बाद एब्सोल्यूट मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था और हम जानते हैं कि क्या आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, ठीक है। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लेकर आए, जहां पर सॉवरेनिटी आ गई थी मोनार्की को रिप्लेस करके। सॉवरेनिटी का मतलब वही हो गया कि ये हमारा देश है, हम खुद संभालेंगे, हमें तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी का भी आउटर सोर्स का आउटर इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने यूरोप में लोगों को ये आइडिया दिया कि मोनार्की को हटा दें तो भी देश चल सकता है। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू। बात समझ में आ गई। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को यह बताया कि जो लोग हैं वही डेस्टिनी बना सकते हैं। डेस्टिनी होते हैं किसकी? देश की। और वही डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को बताया कि हम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, और इस देश की डेस्टिनी भी हमसे डिपेंड करती है, हम पर डिपेंड करती है। अननेसेसरी था। एग्जाम में बस एक लाइन याद रखनी है कि पहला एक्सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ? फ्रांस से 1789 में। बस ये याद रखना था, बाकी आगे चलते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, अगर शुरुआत से ही अगर देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे मेजर्स उठाए, प्रैक्टिसेस की सिर्फ एक चीज को पाने के लिए, और वो था लोगों के अंदर ये भावना जगाने के लिए कि चचा ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारे मदर टंग है, ये लोग जो एक जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम सब भाई एक देश हैं। इस भावना को जगाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट बनाने के लिए या नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे। क्या उठाए थे? बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे। उनको आपको सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस याद रहे ना रहे, ये 7-8 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है ला सेटियोन एंड ला पेट्रिया। पढ़ाया था ना, कोई बात नहीं, रिवीजन भी कह लो एक तरीके से। ला पेट्रा मतलब होता है द फादरलैंड। पैट्रिया, पैट्रिक मींस फादर, राइट, तो फादरलैंड। और दूसरा था ला सेटियोन। ला सेटियोन जो है ये किसके लिए यूज हुआ था? सिटीजन्स के लिए। इसका मतलब फ्रांस में रहने वाले लोग सब कौन है? इस फादरलैंड के, इस ला पेट्रिया के ला सेटियोन है, मतलब सिटीजन ऑफ देयर फादरलैंड ऑफ फ्रांस। ये दो शब्द इन्वेंट किए या कहूं इंट्रोड्यूस किए, जिससे कि लोग अपने आप को एक समझें और इस जमीन को अपना फादरलैंड समझें। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे में इन्होंने इक्वल राइट्स की बात करी, क्योंकि हम जानते हैं जैकोबिन्स क्लब के बारे में। देखो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप मिक्सअप हो जाओगे। एक बार दे रहा हूं, अगली बार नहीं दूंगा। जैकोबिन्स क्लब ने क्या किया था? जैकोबिन क्लब से पहले जो भी प्रॉपर्टीड आदमी था, जो मेरे हिसाब से इफ आई रिमेंबर करेक्टली 25 साल से ऊपर का बंदा जो भी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही वोट दे सकता था, जिसको एक्टिव सिटीजन कहते थे। बिल्कुल सही। लेकिन जैकोबिन्स क्लब जब आया तो उन्होंने 21 साल कर दिया और हर आदमी दे सकता है, किया था ना। तो ये भी तो एक तरीका था लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए। तो अब आ जाते हैं पॉइंट पे। तो इक्वल राइट्स को प्रमोट किया गया एंड न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया गया, और सबसे इंटरेस्टिंग, रॉयल स्टैंडर्ड्स खत्म कर दिया। बेसिकली हर राजा का अपना फ्लैग होता था फ्रांस में। अब यार जब देश एक है तो फ्लैग अलग अलग कैसे हो सकता है? तो जब हर जगह एक ही जैसा फ्लैग लगेगा तो अपने आप ही लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे एज फ्रेंच पीपल। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? नेशनल फ्लैग्स को प्रमोट किया
और उन्होंने रिप्लेस किया फॉर्मल जो रॉयल स्टैंडर्ड्स होते थे उनको। हमें याद है कि जब तीनों स्टेट्स के जब वो चल रही थी, स्टेट जनरल की मीटिंग चल रही थी, तो लुइस 16 ऑफर कर रहा था मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, और थर्ड स्टेट मना कर रहा था भैया हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, और लेटर लेके आए थे 48,000 के आसपास, 44,000 के आसपास। लुइस 16 ने नहीं मानी, तो ये लोग कहां जाते हैं, नेशनल असेंबली बना लेते हैं टेनिस स्टेडियम वर्साइलिस में जाकर। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो अभी क्या समझना था वो सुनो। जब स्टेट जनरल अपने आप को कन्वर्ट करता है नेशनल असेंबली में, तो नेशनल असेंबली का काम क्या था? 1791 में उन्होंने क्या कसम खाई थी? उन्होंने अपनी मम्मी कसम खाई थी कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले, और कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले बाद की बातें मना ली। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो क्या मेरे अकेले के लिए बन रहा था? वो सबके लिए बन रहा था। तो ये भी क्या तरीका था? नेशनलिज्म की भावना जगाने का, सबको ये बताने का कि हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं और हमको वो सारे अधिकार हैं जो इसको मिल रहे हैं वो तुमको भी मिल रहे हैं। तो इन शॉर्ट, जब स्टेट जनरल इलेक्ट किया गई जो बॉडी थी एक्टिव सिटीजन्स की, उन्होंने अपना नाम नेशनल असेंबली कर लिया। तो ये भी एक तरीका था नेशनलिज्म की भावना। नहीं, नेशनल असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थी, लेकिन मकसद क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? इक्वल लॉज सबको मिले। तो नेशनल असेंबली का जब स्टेट जनरल अपना नाम हटा के नेशनल असेंबली रख रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रख रहा है ना, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो सबके लिए होगा। तो इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली का काम क्या है? देश को एक करना, ठीक है ना। नाउ न्यू हाइम्स कंपोज हुई, गाने और लोकगीत जो है वो गाए गए, ओथ ली गई, मम्मी कसम खाई गई कि ये फ्रांस हमारा है, ये हमारा है ना, हम सब भारतवासी हैं और हम सब भाई बहन हैं, और एक आदमी ना, ठीक है। एंड मार्टियर्स, और जो मरे हुए जो शहीद थे उनको भी बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया। जैसे हम भगत सिंह जी को जब ग्लोरीफाई करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? जोश आ जाता है कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जोश आ जाता है। वैसे ही इन लोगों ने भी अपने जो शहीद थे उनको थोड़ा कमेमोरेट किया, जिससे कि सब लोग अपने आप को एक कर सकें। तो अगर हम देखें, अभी तो और भी हैं एक दो, पहले अब देखते क्या क्या याद है। ला सैटियन, ला पैट्रिया, स्टेट जनरल को कन्वर्ट करना नेशनल असेंबली में, रॉयल स्टैंडर्ड्स को खत्म करना, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड्स को हटा के ट्राई कलर लेकर आना, फ्लैग लेकर आना। भाई फ्लैग तभी तो आएगा जब रॉयल स्टैंडर्ड्स गायब होंगे, वो हो गया। उसके अलावा बस ये तो पढ़ा था हमने, कुछ और पढ़ा था कि इसके अलावा? और हाइम्स और सॉन्ग्स, स्टोरीज, ये सब कंपोज करना और मार्टियर्स को कमेमोरेट करना, ये कुछ चीजें करी। अब जानते हैं और क्या किया। जब नेपोलियन की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लाया गया था। इसका मतलब जब देश एक है तो अलग अलग तरीके से थोड़ी देश को चलाया जाएगा, तो सब जगहों पर एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया। दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, चाहे तुम सोच रहे क्लर्जी हो, चाहे नोबैलिटी हो, चाहे थर्ड स्टेट हो, जब लॉ एक है तो सब पे लागू होगा। अगर तुमने किसी के गाल पे मार दिया और तुम्हें 2 साल की सजा है और तुम थर्ड स्टेट के हो और हम क्लर्जी और नोबैलिटी हैं, तो हम पहले क्या होता था, हम तुम्हारी गर्दन भी काट देंगे तो भी हमें जेल नहीं होगी, लेकिन अब होगी सबके लिए। अब 2 साल की सजा इन्हें है तो हमें भी 2 साल की होगी। कहने का मतलब क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। और सिर्फ ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन वाले नहीं थे, इवन वेट और मेजरमेंट के लिए भी यूनिफॉर्म लॉज थे। बात समझ में आ गई? अब फ्रांस में ही पूरे यूरोप की एक प्रॉब्लम थी। ये एक प्रिंसिपैलिटी है, ये दूसरी प्रिंसिपैलिटी है, विच मीन्स डिस्ट्रिक्ट। ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का राजा अलग, यहाँ का राजा खामोखाई। अब एक आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या करने के लिए? सामान वामान बेचने के लिए। तो बीच में इसे टैरिफ बैरियर से गुजरना होगा। ये टैरिफ बैरियर का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से वेरी गुड, कस्टम ड्यूटी देनी होगी। यार ऐसे तो आदमी पागल हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी देता रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना जगानी थी, तो जब देश एक है तो टैक्स अलग अलग क्यों देगा? जैसे इंडिया में बीजेपी सरकार ने क्या किया, मोदी ने कहा कि जब देश एक है तो टैक्स अलग अलग क्यों दोगे, तो एक ही टैक्स बना दिया, जीएसटी। अब जीएसटी का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब एक ही बार टैक्स देना है। तो ये भी किसने किया? मोदी साहब ने तो किया। यहाँ रेवोल्यूशनरीज ने किया जो देश को एक करना चाहते थे। तो वेट और मेजरमेंट सेम कर दिया, यूनिफॉर्म लॉ लगा दिया, यूनिफॉर्म लॉ हो गया सबके लिए।
एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज कर दिया। ये 3-4 पॉइंट और थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम कैसे मानते हो कि तुम इस स्टेट के नागरिक हो? मैं देश का एग्जांपल नहीं लूंगा, स्टेट का लूंगा। क्योंकि एक ऐसी चीज बताओ जो ये प्रूव करती है कि तुम इस कि हम सब यूपी वाले हैं। सब एक साथ टैक्स देते हैं, बिल्कुल मतलब गलत। एक ही देते हैं। बिल्कुल गलत। एक ऐसी चीज जो हम सब करते हैं, मैं टैक्स नहीं देता हूँ, मेरी सैलरी कम है। डीपीएस में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, हम एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं इडियट्स। तो फ्रांस की भावना में, अगर नेशनलिज्म की भावना में जगाऊंगा तो क्या करूंगा? मेरे एज अ रेवोल्यूशनरी क्या करूंगा? लोगों को मोटिवेट करूंगा कि भाई फ्रेंच एक लैंग्वेज में बात करो। जब हम सब एक लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम सब भाई बहन मतलब सब हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया। मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सब क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, राइट। उसी तरीके से फ्रांस में पेरिस जो थी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिटी थी, कैपिटल भी है। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस में उस समय फ्रेंच बोली जाती थी, क्योंकि सारे क्लर्जी नोबिलिटी सब फ्रेंच में ही बोलते थे, मिडिल क्लास के लोग भी फ्रेंच में बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे फ्रांस में एक ही लैंग्वेज को मोटिवेट किया, और वो क्या होगी? फ्रेंच लैंग्वेज। और डिमोटिवेट किया बाकी डायलेक्ट्स को। कह रहे यार डायलेक्ट्स क्यों बोल रहे हो, फ्रेंच बोलो। तो पढ़ाया गया, लिखाया गया सब फ्रेंच में। स्टेप्स याद हो गए कौन कौन सी चीजें की गई? ये सारी चीजें क्यों की गई? एक नेशनलिज्म, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए, जिससे कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके किसके साथ? इस नेशन के साथ जिसमें वो रह रहे हैं। ठीक है भाई, ये देख लेना, पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। ये कवर है एक जर्मन एल्मेनिक का, जो कि डिजाइन किया गया था जर्नलिस्ट एड्रेस रेबेन, ठीक है, रेबेन इन 1798, ठीक है ना। ठीक है, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है ना। प्लीज इसे देख लेना एक बार। मैं एंड में सारी स्टोरीज दो, ये पिक्चर्स बताऊंगा और उसको कोरिलेट करूंगा समरी के साथ, ठीक है ना। चलिए, खूबसूरत चीज आने वाली है। सो फ्रांस, जब फ्रांस में इतना कुछ हो रहा है, तो आपको लगता है कि उसके आस पड़ोस की कंट्री पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अभी जैसे हमारी मिलिट्री जो है वो कहाँ खड़ी हो गई है? बॉर्डर पे खड़ी हो रही है, मान लो। तो तुम्हें नहीं लगता कि बांग्लादेश खामोखाई उसको खुजली होने लगेगी? चुल्लबाजी, जैसे भी उसने एक दो डायलॉग मार दिए कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम आपको उड़ा देंगे। भाई उड़ाने के लिए रॉकेट तो होना चाहिए ना उड़ाने के लिए रॉकेट तो होना चाहिए ना, है। और पाकिस्तान को भी खुजली हो गई है, क्यों? हम अपने देश में कुछ भी कर रहे हो उसको टेंशन हो रही है, क्यों? तो सब जानते हैं, राइट। तो पॉइंट इज कि जब फ्रांस में हलचल हो रही है, अब मैं एक स्टेटमेंट दूंगा जो कि अभी नहीं आएगा लेकिन बाद में जरूर आएगा। ड्यूक मैटरनिक ये कहता था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप गेट्स कोल्ड। ये मैंने आपको कितनी बार बताया होगा। इसका मकसद समझ में आया, मतलब समझ में आया कि फ्रांस में अगर छोटी सी भी हलचल होती थी ना, तो पूरा यूरोप जो है वो क्या होता था? वो दहल जाता था। जैसे अमेरिका में एक बार मार्केट डाउन होगा तो पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश होता भी हुआ तो था 2-3 महीने पहले। तो ये सच्चाई है, वैसे ही उस समय फ्रांस हुआ करता था। तो पॉइंट ये है कि ये जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, हमें याद है जैकोबिन्स क्लब के बारे में। कौन थे जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स? मिडिल क्लास के लोग थे, और जो आर्टिशन, पेजेंट्स और ये लोग भी थे, उसके फॉलोअर्स थे। लेकिन वो पापा तो वही थे, पढ़े लिखे लोग ही थे, बाकी तो ये फॉलोअर्स थे। भीड़ तो बनाए थे, लेकिन हु वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर? अरे ही वाज अ मिडिल क्लास मैन यार। क्या कर रहा है? सारे लीडर ही मिडिल क्लास होते हैं, सारे रेवोल्यूशन ही मिडिल क्लास करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक क्लास 10th में सब मिडिल क्लास करेगी, टेंशन मत ले, पूरी बुक में मिडिल क्लास है। ठीक है, अब सुनो। तो व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स, जब ये फ्रांस में जो भी हो रहा था, जब ये सारी चीजें कहां पहुंचती हैं? जब ये यूरोप के कोने कोने में पहुंचती है, तो जो स्टूडेंट्स थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने सिर्फ फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में जैकोबिन्स क्लब बनाने शुरू कर दिए। नाम जैकोबिन क्लब कहां से पैदा हुआ? फ्रांस से। लेकिन कहां बनने लग गए? पूरे यूरोप में बनने लग गए, हर जगह पर। और अब जो होता था कि उनकी जो एक्टिविटीज और कैंपेन्स थे ना, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि फ्रेंच आर्मी तुम हमारे यहाँ भी आ जाओ, हमारे राजा को भी बढ़िया से काटो और हमारे देश में भी डेमोक्रेसी लेकर आओ। तो जब भी फ्रेंच आर्मी मूव करती थी, कहां पर? हॉलैंड में,
बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या इटली में 1790s में, तो उन्हें वेलकम किया जाता था, पधारो मोरे अंगना। क्यों कर, क्या रीजन क्या था? They also wanted democracy, they also wanted rights, they also wanted equality. ये सारी चीजें उन्हें चाहिए थी। इस वजह से जब भी ये कैंपेन्स होते थे, एक्टिविटीज होती थी ना किसी भी कंट्री में, उसका मेन मकसद होता था कि फ्रेंच आर्मीज, यू आर वेलकम, कम एंड कॉन्कर अस। ठीक है ना? जो हॉलैंड जाती थी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड ऑब्वियसली इटली। ठीक है ना? इटली तो नीचे ही था। और उसके बाद विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और जिन जिन इलाकों को ये जीतते जा रहे थे फ्रेंच आर्मी, उन इलाकों में ये कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाते जा रहे थे। आई बात समझ में? वही वाली बात है कि अगर मेरे घर अच्छा हो गया है और मेरा घर संतुष्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आस पड़ोस के लोगों का भी घर अच्छा होना चाहिए, तो मैं एक अच्छे काम करूंगा। तो फ्रेंच आर्मी क्या कर रही थी, अपना इलाका तो उसने बचा ही लिया, कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, बाकी इलाकों में भी जाके वो यही भावना लोगों के अंदर जगा रही थी, लड़ाई कर रही थी, जीत रही थी, और ऐसी ही सिचुएशन वहां क्रिएट कर रही थी। आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा ये वाला हिस्सा क्लियर। लेकिन मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि फिर आया नेपोलियन 1804 में। 1804 में जब नेपोलियन की एंट्री होती है, तो ये सारा धरा का धरा रह जाता है, सारा सिस्टम। जैकोबिन क्लास गायब, सब गायब। ठीक है? मिडिल क्लास जो उछल रही थी, पॉलिटिकल पावर, वो भी खत्म कर दी। क्योंकि जब राजा आ गया है, नेपोलियन आ गया है, तो डेमोक्रेसी का बात की, कॉन्स्टिट्यूशन किस बात का, पॉलिटिकल राइट्स किस बात के, इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, लोग उनसे खुश थे, नेपोलियन से। कब कहा मैंने? मैं ये कह रहा हूँ, ये अधिकार या कोई अधिकार छीनेगा तो अच्छा लगेगा क्या तुझे? क्या नहीं बात कर उसने रहा है? कुछ दे भी तो दिया था ऐसे। कुछ नहीं दिया उसने। ये काम मेरा है बताने का कि उसने क्या दिया। तुम बस ये सुनो कि उसने क्या क्या दिया? छीना। नहीं, क्या छीना पहले, क्योंकि जब तुम्हें ये पता पड़ेगा ना छीना क्या है, और फिर कुछ दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें खानी थी आइसक्रीम और मैंने तुम्हें पकड़ा दी लॉलीपॉप, तुम खा तो लोगे, लेकिन क्या खुश होगे? आंसर इज नो। नेपोलियन के साथ भी यही केस था। यू आर राइट, नथिंग इज रॉन्ग कि उसने कुछ दिया, लेकिन ये जानना जरूरी है कि छीना क्या। क्योंकि जब तक ये पता नहीं पड़ेगा छीना क्या, तो वैल्यू नहीं समझ में आएगी कि जो लिया उसकी वैल्यू ज्यादा है या जो छीना उसकी वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है? सुनिए अब क्या हुआ। नेपोलियन जब है वो एंट्री करता है 1815 में, और सॉरी 1804 में, और पूरी तरीके से 1815 में तो बेचारा लटका दिया गया था। तो 1804 में जब वो एंट्री करता है, तो वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आता है मेरे भाई। मैंने इसे इतना लंबा चौड़ा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, रेवोल्यूशनरी चेंज। वो इसलिए, एक राजा से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो प्रजा के लिए कुछ खास करे, लेकिन जब वो उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। जब वो प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर दे नोबैलिटीज और क्लर्जीज के, तो भाई राजा होकर क्लर्जीज और नोबैलिटीज के प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। होती है या नहीं होती है? राजा होने के बावजूद भी इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो राइट टू प्रॉपर्टी दे दे कि राजा भी नहीं छीन सकता प्रॉपर्टी किसी की जिसकी है, तो ये हालांकि छीन तो सकता है, मतलब कहने का मतलब समझ में आया कि क्लर्जी नोबैलिटी अपनी चलाते थे ना, अब नहीं चला पाएंगे। तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी दे दे, तो ये भी क्या होती है? ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये सारी चीजें नेपोलियन ने दी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ दिया। टेक एन एग्जाम्पल। हम जानते हैं यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट सही नहीं था। 1 किलो कहीं 1 किलो था, आगे जाओ एक दूसरी प्रिंसिपैलिटी में तो वो 1 किलो 400 ग्राम, आधा ग्राम। कहीं पर एक एलए जो है वो 65.5 सेंटीमीटर का है, आगे जाओ तो वही एलए 75 का हो गया और कहीं 40 का ही रह गया। देयर वर लॉट मैनी नॉन यूनिफॉर्मिटीज जो हमने देखी कहाँ पर? पूरे यूरोप में। तो नेपोलियन के आने के बाद उसने क्या किया? जिन जिन इलाकों को उसने जीता था, चाहे स्विट्जरलैंड हो, बेल्जियम हो, पोलैंड हो, ठीक है, चाहे फ्रांस हो, ठीक है, फ्रांस में तो था ही, और जर्मनी हो, जिन इलाकों में उसने जीता था, या पोलैंड हो, जिन इलाकों में उसने जीता था, उन सारे इलाकों में उसने एक ही लॉ लगा दिया और टैरिफ बैरियर्स खत्म कर दिए।
भाई जब टैरिफ बैरियर खत्म हो गए तो इसका मतलब एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह बिना टेंशन के अपना सामान ले जाएगा लाएगा। बस जब एक मेजरमेंट कॉमन कॉमन टैक्स देना है और जब मेजरमेंट भी सेम है तो बार बार उतार के मेजर करवाने की भी जरूरत नहीं है। और ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा कर दिया, लो भैया बल्ले बल्ले। अब आराम से आदमी अपनी गाड़ी से लाना ले जाना कर सकता था, चौड़े चौड़े रोड बना दिए, प्लेन स्मूथ चकाचक, ले जा बड़ा उड़ाओ। तो उससे क्या हुआ, ये जो आर्टिशियंस थे, बिजनेसमैन थे, ये काफी खुश हुए, इनको मजा आ रहा था कि अरे वाह मजा आ गया। लेकिन उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि उनसे क्या छिन गया था। और इसीलिए 1815 के आसपास जब हम पहुंच रहे हैं ना, उस समय यूरोप में जिन इलाकों को उसने जीता था, हर जगह सब पॉजिटिव नहीं थे नेपोलियन को लेके, कहीं कहीं पर वो क्या थे, नेगेटिव थे। और यही उसके डाउनफॉल का कारण बना। तीन चीजें। पहला, उन्होंने पॉलिटिकल राइट छीन लिए। जो नेपोलियन था, क्योंकि वो राजा था, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डेमोक्रेटिक राइट देगा, पॉलिटिकल राइट देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज क्या हुई, पॉलिटिकल राइट छीन लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्स इंस्क्रिप्शन। फोर्स इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, जिन जिन इलाकों को वो जीत रहा था उन इलाकों में उसने क्या किया, जिन जिन इलाकों में जीत रहा था वहां के गांव वाले या जो यंग लड़के होते थे ना, उनको वो जबरदस्ती अपनी आर्मी में ज्वाइन कराता था, जिससे कि और टेरिटरीज को जीता जा सके। पहला है पॉलिटिकल राइट छीन लिया, दूसरा है फोर्स इंस्क्रिप्शन, और तीसरा जो सबसे बड़ी भसड़ थी वो थी इनकम टैक्स बढ़ा देना। तो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से नेपोलियन जो है उसका जो वेलकम किया जा रहा था वो तो इतना ज्यादा पॉजिटिव। सो इन टैक्स क्यों बढ़ाया था उसने? अरे भाई जितनी ज्यादा पैसे आएंगे उतनी ज्यादा फौज को खिलाएगा, पिलाएगा और मतलब घुमाएगा, लड़ाई करेगा, तो आर्म्स एंड एमुनेशन भी चाहिए, खाने पीने को सब कुछ चाहिए होता ना भाई। लड्डू थोड़ी बट रहे हैं कि फौज ऐसी खड़ी हो जाएगी। इंडिया की कितनी फौज है, करीबन 13 लाख है या 23 लाख है, मैंने 13 सुना है इसलिए मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ। तो भाई उनकी सैलरी कितनी होगी, 13 लाख, एक बंदे की सैलरी 70 से 80 हज़ार तो होगी मिनिमम एवरेज। 80 हज़ार इंटू 13 लाख कर लियो, कहाँ से आएगा वो पैसा। और एक एक तोप पड़ती है भाई, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़, 50-50, 100-100, 500 करोड़ की, कम से कम बता रहा हूँ। तो भाई उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो जब हमसे टैक्स लेंगे तभी तो आएगा। बस यही प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नेपोलियन जो है उसका जो वेलकम किया गया पूरे यूरोप में बराबर उसका वो नहीं था। हालांकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज कर दिया, वेट एंड मेजरमेंट सही कर दिया, उसने हाँ करेंसीज को भी काफ़ी असर डाला, तो उसने करेंसीज भी कम कर दी थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेपोलियन की अच्छी भी थी और बुरी भी। चलिए अब हम चल रहे हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना। ये बहुत ही वाहियात पैराग्राफ, रीजन ये बोर्ड में कभी आया नहीं है, कोई आया ही नहीं है ना। हाँ तभी सर ने पूरे हिंदू मत करवाया। हाँ, ये सबसे वाहियात पैराग्राफ है, इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ना हम यूरोपियन से और ना हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर कौन कौन आता था, लंबार्डी और वेनेटिया कहाँ आता था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ज़ोल्वेनिया पैदा भी ना हुआ अभी, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को तब हम पढ़ेंगे जब हम पे कोई काम नहीं होगा, बल्ले बैठे होंगे तब देख लेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि यूरोप में एरिस्टोक्रेसी कौन थी और मिडिल क्लास का एवोल्यूशन कैसे हुआ। एवोल्यूशन कहूँ या मैं कहूँ बर्थ ऑफ मिडिल क्लास कैसे हुआ, ठीक है। मुझे पहले ये बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, क्लास 6 से पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, किस कंट्री से या किस एरिया से, बताओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता, बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड से, ठीक है ना। यहाँ हम कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, तुक्का नहीं, से सबकॉन्शियस माइंड गया मैं तुक्का मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं उसको मैंने बोला ना, कम से कम बोला, तुम क्या बोले, कुछ नहीं, क्या है, तुम भी तुक्का मार सकते थे। चलो पॉइंट इज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, अरे सुन तो ले, इंडस्ट्रियलाइज इंडिगो कहाँ से घुसा दिया तूने इसमें, कहाँ की कहाँ जोड़ रहा है, तेरा नाम क्या है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, भाई नाम पूछा था, दिल्ली जा रहा हूँ, क्या नाम तो दिल्ली में भी है। सुनो ध्यान से, पॉइंट ये कुछ बोल रहा है, खुजली हो रही है,
ठंडा लाना जरा। नहीं चलो कर लिया ना घंटा चुपचाप। हाँ सुनो भाई, तो पॉइंट क्या था, मैं कहाँ था, भुला दिया। हाँ, तो ये जो मिडिल क्लास है, ठीक है ना, या कहूँ ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। वेस्टर्न यूरोप से। सुन लो पहले, ठीक है। ठीक है ना, वेस्टर्न यूरोप से, वेस्टर्न यूरोप से, यस। और वेस्टर्न यूरोप से इसका मतलब इंग्लैंड और इस इलाके से, फिर यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर ये कुछ पैचेस में सेंट्रल यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप में थोड़ा बहुत, ईस्टर्न यूरोप में थोड़ा बहुत पहुंचता है। मेजरली ये सेंट्रल यूरोप में ही रहता है। तो स्टार्टिंग हुई थी 18th सेंचुरी से, अर्ली 18th सेंचुरी में ये वेस्टर्न मतलब इंग्लैंड वाले इलाके में, फिर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी विच मीन्स 1750s और 80s 18 में ये आया गया कहाँ पर, ये आया हमारा सेंट्रल यूरोप में और कुछ हिस्सा ईस्टर्न यूरोप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एरिस्टोक्रेसी के बारे में हम जानते हैं, ये होते थे राजा के चेले चपाटे, कतई चाटुकार, इन पे और कोई काम नहीं था, राजा जैसा कह दे ये करते थे, उनके हिसाब से चलते थे। इनकी लाइफ के बारे में जानना है कि जीते कैसे थे, इनकी रॉयल लाइफ कैसी थी। सुनिए, सोशली एंड पॉलिटिकली ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, ये सबसे डोमिनेट क्लास थी पूरे कॉन्टिनेंट में। व्हेन आई से कॉन्टिनेंट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल यूरोप, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पैसा, पॉलिटिकल पावर अगर किसी के पास थी तो एरिस्टोक्रेसी थी। जो मेंबर्स थे इस क्लास के, उनकी कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें थी जो एक दूसरे को जोड़ती थी। कैन यू इमेजिन, पूरे यूरोप के एरिस्टोक्रेसी कुछ चीजों में एक जैसे थे। अब बोलोगे सर सब नहाते होंगे, सब खाना खाते होंगे, नहीं, ये तो हर आदमी कर रहा है। कॉमन चीजें क्या थी, सबसे पहली चीज कि इन सब के टाउन हाउसेज हुआ करते थे गांव में, इनके अपने टाउन हाउसेज हुआ करते थे, ठीक है। दूसरा, ये सब फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे जब भी हाई सोसाइटी में डिप्लोमेसी की बात हो रही होती थी। तो जब भी कोई डिप्लोमेसी वाली चीजें होती थी ना, और मीटिंग्स होती थी या पार्टीज होती थी, तो सारी एरिस्टोक्रेसी जो यूरोप की है सब फ्रेंच लैंग्वेज में बोलती थी। भाई इंग्लैंड या तेल लेने सबसे ज्यादा अगर लैंग्वेज बोली जाती थी ना उस समय, वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। डू यू नो दिस? इंग्लैंड ने तो बाद में 18 और 19 सेंचुरी में आके कुछ उखाड़ लिया, लेकिन पहले से तो फ्रांस बहुत ज्यादा पावरफुल रहता था। फ्रांस, ड्यूक मेटरनिक काहे कहता है कि फ्रांस स्नीज कर रहा है, यूरोप में कोल्ड चढ़ गया, काहे, इसीलिए तो कहता था भाई, क्योंकि फ्रांस फ्रेंच बहुत पावरफुल था। भाई नपोलियन जिसने पैदा किया भाई, है जिसने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पहला तो नहीं मतलब कहने का मतलब यूरोप में तो पहला ही था ना भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, एरिस्टोक्रेसी कुछ चीजों में कॉमन लाइफ जी रही थी। जैसे पहला, इन सबके टाउन हाउसेज हुआ करते थे, कहां पर, गांव में, हर कंट्री साइड में। दूसरा, डिप्लोमेसी के टाइम पर हाई सोसाइटीज में जब भी, तो ये कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। और तीसरा इंटरेस्टिंग है कि ये अपनी बेटे बेटियों की शादी एक दूसरे से ही कराया करते थे। इसका मतलब एरिस्टोक्रेसी टू एरिस्टोक्रेसी, ये नहीं होता था कि वो किसी और से शादी करा दे। एक चीज में ये थोड़े से अलग थे, वो थी कि अपने खेतों पर अपनी 60% ऑफ द लैंड इज इन द हैंड ऑफ 10% ऑफ द फ्रेंच पीपल। याद है ये 60% ऑफ लैंड जो है ना, वो एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जीज के पास था, और 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास सिर्फ 40% था। कैन यू इमेजिन कितना पैसा हो रहा होगा इन 10% लोगों के पास, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नहीं मत कर, नॉर्मली अ स्मॉल ग्रुप, कोई बात नहीं, ऐसी चलेगा तो और ठंडी हवा महसूस होगी, बीमार पड़ेगा तो मेरी छुट्टियां मिल जाएंगी मुझे। सो हालांकि ये नंबर में तो बहुत ज्यादा कम थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मैंने जैसा बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या क्लर्जीज थे या पेजेंट्री थी? अभी बताया 90% पेजेंट्री थी और 10% कौन थे, ये क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज थे। अब क्वेश्चन इज, ये किस तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे खेतीबाड़ी की? तो उसको देखो, लिखा हुआ है कि जो वेस्ट वाला हिस्सा था, जिन पे बहुत ज्यादा जमीनें थी, वहां पर ये लोग टेनेंट्स को जमीनें उधार पर देते थे। जैसे ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन ऐसे करते थे, तुम टेनेंट्स हो, उधार लेने आए हो कि महाराज या क्लर्जी एरिस्टोक्रेसी साहब मुझे 200 बीघा जमीन दे दीजिए, मैं आपको 500 लाइवर्स दूंगा, लिवर्स दूंगा। लिवर्स मतलब समझ गए ना, लाइवर्स करेंसी होती थी फ्रांस की।
और 500 लाइवर्स दूंगा। तुम आए, तुम बोले मैं 550 दूंगा, ले बेटा 200 बीघा जमीन। इस तरीके से ऑक्शन होता था। तो कहां पर होता था? वेस्ट में। लेकिन जब हम सेंट्रल और ईस्ट की बात करें तो सर्फडम हुआ करता था। सर्फडम मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर टाइप का, सर्फ काम करते थे, जो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, उनको बस क्या चाहिए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ राशन वाशन मिल जाए, इतना काफी है उनके लिए। तो बेसिकली ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग जो है वो नॉर्मली कल्टीवेटेड बाय सर्फ। तो वेस्ट में कौन करता था? टेनेंट्स। और ईस्ट और नॉर्थ में कौन करता था? ईस्ट और नॉर्थ में सर्फ, सर्फ है ना, सर्फडम होता था। दोबारा बताओ, वेस्ट में कौन करता था? टेनेंट्स। वेस्ट में टेनेंट्स, और ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और सेंटर में सर्फडम। ये याद रखना है बस। तो क्या क्या चीजें समझ में आई? अरिस्टोक्रेसी कैसे जी रही थी, पहला पॉइंट। ये लोग डिप्लोमेसी के टाइम पर, बातचीत के टाइम पर, हाई सोसाइटी में जब बातचीत होती तो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, पहला। सबके टाउन हाउसेस हुआ करते थे कंट्री साइड में। तीसरा, ये टाइज में बांधते थे, मैरिजेस टाइज जो होती थी उनमें ये एक दूसरे से ही कराते थे। ठीक है, ये 3 चीजें कॉमन है। एक चीज थोड़ी हटके ये है कि जो वेस्टर्न एरिया था वहां पर जो एरिस्टोक्रेसी थी वो अपने खेतों को कल्टीवेट कराती थी टेनेंट्स के थ्रू। समझ में आ गया होगा। और वेस्ट और सेंट्रल वाले हिस्से में ना, गर्दन कैसे हिल रही है, ईस्ट और सेंट्रल वाले हिस्से में वहां कैसे होता था? वहां पर सर्फडम के थ्रू ये सारी चीजें कल्टीवेशन कराया करते थे। ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, बधाई हो। कल हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम कम से कम 4 पेज निपटाएंगे, क्योंकि आपने आज बहुत लेट कर दिया। कल और परसों आप बिल्कुल 7 बजे यहाँ चाहिए हो, 7:05 तक। ठीक है ना। क्यों मैंने बताया था कि वो अनंत जा रहा है कहीं, हरिद्वार जा रहा है एक्चुअली। तो अब क्योंकि मैं वहाँ फ्री हो गया हूँ तो तुम चाहो तो 6 बजे आ जाओ, 6 से 8 पढ़ लेना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बुआ के पास बैठ जाता हूँ, टाइम पास करता था वहीं पर, है ना। 7 बजे आ जाए फिर यहाँ। 7 बजे एग्जैक्टली आ जाओ। ठीक है। ठीक है ना, तो मुझे आसानी हो जाएगी 7 से 8। आप पहले 4 वाला टाइम कह रहे थे ना? तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ना। कहा तो था 4 से 5। अब छोड़ो, कितने 2 दिन बजे की बात और आज का तो पाइए। आज वो पढ़ा नहीं हो। आज आप गया ना, आज ही गया है। मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, फिर उन्होंने किया, मैं नहीं उठा पाया, फिर उन्होंने मैसेज किया, फिर मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने नहीं उठाया, फिर मैंने मैसेज देखा कि अच्छा, फिर मैंने मैसेज किया, फिर उन्होंने नहीं देखा। गेम से बंद कर हैं? गेम हाँ, गेम बंद कर। पर टेक्निकली यही हुआ।